हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। आज हम हार्ट के बारे में जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था उसके आगे का डिस्कशन करने वाले हैं। हमने आपको ये बताया था कि अलग अलग जीवों में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। मतलब ह्यूमन हार्ट में तो 4 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन के बारे में, मैमल्स के बारे में, सरीसृप के बारे में, वहाँ पर हमने उभयचर के बारे में भी डिस्कशन किया था कि उनके हार्ट में कितनी चैम्बर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, 2-2 के रूप में होते हैं। जो ऊपरी प्रकोष्ठ होता है, अपर चैम्बर होता है, उसको आलिंद बोलते हैं। निचले प्रकोष्ठ को लोअर चैम्बर बोलते हैं, जिसको निलय बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स बोलते हैं आलिंद को एंड वेंट्रिकल्स बोलते हैं निलय को। पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये रही ह्यूमन हार्ट की तस्वीर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है दायां आलिंद, ये लिखा है दायां आलिंद, और ये हो गया आपका दक्षिण निलय, यानी कि वाम निलय यहाँ पर है और वाम यहाँ पर आलिंद है और दक्षिण निलय यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यानी कि इसको आप दायां यानी कि राइट एंड यहाँ पर आप इसको लेफ्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि दायां आलिंद, दायां निलय एंड यहाँ पर बायां आलिंद एंड बायां निलय, ये आपके 4 चैम्बर हैं जो कि ह्यूमन हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से भी समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने ये बना लिया है, मान लिया ये इस तरीके से है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आर्टिकल्स एंड ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट आर्टिकल्स एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इनके बारे में बता दिया। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। सभी स्तनधारियों में कितने चैम्बर होते हैं, तो उनमें भी सारे मैमल्स में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो यहाँ पर रेड से बने हुए हैं, ये रेड से बने हुए हैं, ठीक है, और जो आपके ब्लू से बने हुए हैं, ये वाले ब्लू से बने हुए हैं। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं जो रेड से बने हुए हैं उनमें तो आपका उनमें क्या पाया जाता है, उनमें प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त पाया जाता है। जबकि जो ब्लू से बने हुए हैं उनमें इम्प्योर ब्लड पाया जाता है यानी कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जो बाएं बाएं हैं, यानी कि बायां मतलब होता है आपका लेफ्ट, जो लेफ्ट वाले हैं आलिंद और निलय, उन दोनों में क्या होता है आपका प्योर ब्लड होता है। जबकि दायां आलिंद यानी कि राइट आलिंद और राइट निलय जो है उसमें इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब जब हार्ट जो है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। हार्ट पंपिंग करता है कौन सी क्रिया के द्वारा, क्रमाकुंचन एक गति होती है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस किसी क्लास में डिस्कशन किया था। वहाँ पर शायद मैंने पाचन में इसका डिस्कशन किया था। वहाँ पर जो भोजन था वो क्रमाकुंचन गति में नीचे जा रहा था। तो उसी तरह से क्रमाकुंचन गति में क्या होता है, संकुचन एंड शिथिलन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। शिथिल अवस्था उसी को बोलते हैं, मतलब अपनी रिलैक्स अवस्था में एक बार संकुचित होगा हार्ट एंड दूसरी बार वो शिथिल अवस्था में आ जाएगा यानी रिलैक्सेशन में आ जाएगा, आराम की अवस्था जिसको बोल के समझा जा सकता है। अब यहाँ पर हृदय में संकुचन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है उसको सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, संकुचन बोलेंगे, संकुचन भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं सिस्टोल। जबकि हृदय का जो शिथिलन है यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो है उसको डायस्टोल बोलते हैं। हृदय के संकुचन को, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं, हृदय के शिथिलन को, रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हार्ट की जो पंपिंग करने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है, वो संकुचन और शिथिलन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा होती है। और कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हार्ट में बोलते हैं। अब
ये देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में होता है तो उस पर एक प्रेशर काम करता है। प्रेशर यानी कि दाब काम करता है, ऑफ कोर्स काम करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर काम करता है और उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी कि उस अवस्था को तो सिस्टोल बोल रहे थे, और इस प्रेशर को जो कि कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में काम कर रहा है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और जब हार्ट डायस्टोल की स्थिति में होता है, यानी कि डायस्टोल की स्थिति कौन सी थी? शिथिल अवस्था को ही तो हम डायस्टोल बोल रहे थे। शिथिल यानी कि रिलैक्सेशन की अवस्था में होता है, यानी डायस्टोल की अवस्था में होता है, स्थिति में होता है, तो उस टाइम पर उस पर जो प्रेशर काम करता है, जो दाब काम करता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में पंपिंग करता है। उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति होती है उसको हम बोल रहे थे सिस्टोल बोल रहे थे, और जो उसकी रिलैक्सेशन की स्थिति थी उसको हम बोल रहे थे डायस्टोल। अब इन दोनों कंडीशन में ही उस पर एक प्रेशर काम करता है। जब सिस्टोल की कंडीशन में प्रेशर काम करा उसको बोल दिया सिस्टोलिक प्रेशर, जब डायस्टोल की स्थिति में प्रेशर ने काम किया वहाँ पर उसको बोल दिया गया डायस्टोलिक प्रेशर। अब यही आपका ब्लड प्रेशर होता है। जब आप बीपी ऑपरेटस से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वहाँ पर आप रीडिंग लेते हैं कि आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो आपका 120 है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो आपका 80 है, तो बोला जाता है कि हाँ ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। और अगर इससे रीडिंग ऊपर चली जाती है, 120 से ऊपर चली जाती है और 80 से ऊपर चली जाती है, तो बोला जाता है कि ये आपका उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर आपको होता है 120 mm यानी मिलीमीटर ऑफ Hg यानी मिलीमीटर ऑफ पारा या मरकरी। डायस्टोलिक प्रेशर यानी 80 mm ऑफ Hg यानी कि 80 मिलीमीटर ऑफ पारा या मरकरी। यही नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80 मिलीमीटर ऑफ पारा। सामान्य रक्तचाप इसी को बोलते हैं। लेकिन अगर आप भागते हुए आ रहे हैं या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं, हॉरर मूवी, किसी ने पीछे से आके आपको डरा दिया, तब ये जो आपकी ब्लड प्रेशर की जो रेंज है, यहाँ पे रीडिंग है, वो बढ़ जाएगी। ये देखिए, अब ये जो मिलीमीटर ऑफ पारा ये Hg लिखा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं कि Hg का ये यहाँ पर ये जो प्रेशर की जो यूनिट ले रखी है, ये Hg में क्यों ले रखी है? तो जब प्रेशर की जो यूनिट होती है ना वो आपकी मरकरी में मापी जाती है, पास्कल भी उसकी यूनिट होती है। प्रेशर की यूनिट है मिलीमीटर पारा या मिलीमीटर ऑफ Hg। वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला जो यंत्र है वो बैरोमीटर होता है, यानी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर उसकी रीडिंग लेनी है, उसको मापना है, तो आप बैरोमीटर एक वो डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है, उसके द्वारा नापा जाता है। और उसके अंदर क्या भरा हुआ था? उसके अंदर पारा भरा हुआ होता है, यानी कि मरकरी उसके अंदर भरा रहता है। और जैसे जैसे दबाव जितना ज़्यादा होगा ये मरकरी जो है राइज होती चली जाएगी, ऊपर होती चली जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमने यहाँ लिखा था मिलीमीटर ऑफ Hg, वो आपकी प्रेशर की वजह से लिखा गया था कि प्रेशर की वो रीडिंग होती है। एक बात यहाँ पर एक नोट आता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। पर्वतारोही जो होते हैं वो ऊंचाई पर जब जाते हैं तो उनको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कभी कभी उनकी नाक से ब्लड आने की जो है शिकायत उन्हें महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में दाब जो होता है वो बाहरी दाब से ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है। जब आप ऊंचाई पर जाएंगे, मान लिया ये है पहाड़, जब आप पहाड़ों पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी ऊंचाई ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर जो प्रेशर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दाब जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपके ब्लड के अंदर जो दो प्रेशर काम कर रहे हैं वो उतने ही हैं, इसीलिए उनमें बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसीलिए इस तरीके की समस्या आ जाएगी। अंदर जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें जो ब्लड का दाब है, जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बाहर जो एटमॉस्फेयर में दाब है या प्रेशर है वो कम होगा। इसी वजह से नाक से ब्लड आने की प्रॉब्लम आ जाती है। वॉल्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल थोड़ा बहुत हमने वॉल्व्स के यानी कि कपाट के बारे में पढ़ लिया था। वॉल्व्स के बारे में यहाँ पे 3 वॉल्व्स लिखे हुए हैं। पहला है आपका
ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड सेमी ल्यूनर वॉल्व। इनको हिंदी में बोलते हैं त्रिकस्पीय कपाट, द्विकस्पीय कपाट एंड अर्धचंद्रीय कपाट। ठीक है, और द्विकस्पीय कपाट जो है, बाइकस्पिड जो वॉल्व है उसको मिट्रल कपाट या मिट्रल कपाट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 वॉल्व्स की बात की थी। वॉल्व्स का काम क्या होता है, रक्त वाहिनियों में जब ब्लड जाता है, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है, जो धमनी में जाता था वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो प्रेशर से ज़्यादा था तो वहाँ पर जो है कपाट यानी कि वॉल्व्स उपस्थित नहीं होते थे, क्योंकि ब्लड जो था वो पीछे आने की उसकी आशंका बिल्कुल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपकी जो वेन्स थी यानी कि जो शिरा थी, उनके अंदर जो था ब्लड आसानी से जाता था, क्योंकि उनकी दीवारें क्या होती थी, पतली होती थी और वहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा था, तो वहाँ से जो है ब्लड की वापस आ जाने की संभावना ज़्यादा थी, इसीलिए वहाँ पर वॉल्व पाए जाते थे। ब्लड वापस आएगा, वॉल्व जो है उनको रोकने का काम करेंगे, वही आपके वॉल्व्स थे। अब यहाँ पर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड यानी कि त्रिकस्पीय और द्विकस्पीय जो कपाट हैं, ये वॉल्व्स हैं, वो जो हैं उनको मिला करके एक कपाट बनता है, जिसको आलिंद निलय कपाट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आलिंद निलय कपाट। आलिंद निलय कपाट किसे बोलते हैं, तो आप बताएंगे 2 टाइप के वॉल्व्स, 2 टाइप के कपाट को मिला करके एक कपाट बना हुआ है हमारे ह्यूमन हार्ट में, जिसको आलिंद निलय कपाट बोलते हैं। और वो कौन कौन से 2 वॉल्व्स हैं जिनसे मिलकर के आलिंद निलय कपाट बना है, तो वहाँ पर आंसर बन जाएगा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो हैं उनको मिलकर के आलिंद निलय कपाट बना है। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और इसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, ऊपर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। राइट में क्या होता है, आपका ट्राइकस्पिड होता है, यहाँ इसको हमने आरटी लिख लिया, आरटी, और लेफ्ट साइड में हमारा बाइकस्पिड होता है। यानी कि अगर पूछा जाए ह्यूमन हार्ट में राइट साइड में आपका कौन सा वॉल्व होता है, तो बताया जाएगा ट्राइकस्पिड होता है, एंड लेफ्ट साइड में कौन सा वॉल्व होता है, तो बाइकस्पिड होता है। और इन दोनों को मिला जुला कर एक और वॉल्व बनाया गया था, जिसका नाम था आलिंद निलय कपाट। ठीक है, तीसरे वाले के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व यानी कि अर्धचंद्रीय कपाट, और ये जो होता है ये महाधमनी एवं फुफ्फुस धमनी के मुहाने पर होता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका राइट साइड में त्रिवलन कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड कपाट या वॉल्व होता है, एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका बाइकस्पिड यानी कि द्विकपर्दी कपाट, इस तरीके से इसको लिखा गया है, वो आपका होता है। यहाँ पर आप अभी देख लीजिए महाधमनी होती है। महाधमनी वे धमनी है जहाँ से प्रत्येक धमनी में ब्लड जो होता है वो आपका प्रवाहित होता है, उसके बारे में अभी हम ऊपर पढ़ेंगे। ये दे रखे हैं वॉल्व्स, ये हैं वॉल्व्स आपके, ये भी वॉल्व्स हैं। ये आपका जो है अर्धचंद्रीय, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, अर्धचंद्रीय कपाट जो था ये वो है। ये देखिए, ये क्या है, आपकी फुफ्फुस धमनी है ये वाली। ठीक है, और ये क्या है, ये महाधमनी है। महाधमनी हमने अभी उसके बारे में क्या पढ़ा, अर्धचंद्रीय कपाट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के मुहाने पर होता है। तो ये वाले जो आपके कपाट हैं, ये जो चांद की तरह है, चंद्रीय, उसके नाम में भी चंद्रीय है, ये जो चांद की तरह है, यही आपके जो हैं अर्धचंद्रीय कपाट हैं, जो कि महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के मुहाने पर आपको उपस्थित नजर आ रहे होंगे। और राइट साइड कौन से होते हैं, तो ट्राइकस्पिड होते हैं। लेफ्ट साइड कौन से होते हैं, बाइकस्पिड होते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या था कि सेमी ल्यूनर वॉल्व यानी कि अर्धचंद्रीय कपाट महाधमनी एवं फुफ्फुस धमनी के मुहाने पर होते हैं। अब यहाँ पर महाधमनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाधमनी एक ऐसी धमनी जो बॉडी की सभी धमनियों को ब्लड पहुँचाती है, वो आपकी महाधमनी होती है। यानी कि एक ऐसी आर्टरी जो कि आपकी बॉडी में उपस्थित सारी धमनियों तक ब्लड पहुँचाती है, वही महाधमनी है।
आलिंद निलय कपाट के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। आलिंद निलय कपाट क्या था? तो दो टाइप के वॉल्व से मिलकर के एक आपका कपाट यानी वॉल्व बनाया गया था, वो आलिंद निलय कपाट था। और वो दोनों कपाट यानी कि वॉल्व कौन से थे? तो वो दोनों वॉल्व थे आपके, एक तो ट्राइकस्पिड था जो कि राइट साइड में पाया जाता है, एक बाइकस्पिड था जो कि आपका लेफ्ट साइड में पाया जाता है। अभी हमने चित्र के माध्यम से भी इसको समझा था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो आलिंद निलय कपाट बंद होने पर एक साउंड आती है, उस साउंड को लब कहते हैं। लब इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साउंड एक्चुअली जो आवाज़ उत्पन्न करती है वो लब करके ही होती है। यानी कि जब आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं, क्योंकि जब उनको ब्लड को वहाँ वापस जाने से रोकना होगा तब वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन हो, जब वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जब वो बंद होंगे तब वहाँ पर एक साउंड क्रिएट होगी। वो साउंड कौन सी होती है? वो लब की साउंड होती है। यानी कि जिस जो बोला नहीं जाता कि हार्ट जो है धड़क रहा है, वो एक्चुअली में धक धक की आवाज़ नहीं होती बल्कि वो लब की साउंड होती है एंड डप की साउंड होती है जब वो शिथिलन की अवस्था में आता है। उसके बारे में भी अभी बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब आलिंद निलय कपाट बंद होने पर एक साउंड आती है, उस साउंड को लब कहते हैं। और यहाँ पर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचित या क्लोज होगा, क्योंकि जब हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट आपका संकुचन एंड शिथिलन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है, ठीक है। जब उसने कॉन्ट्रैक्शन किया तब क्या हुआ? आलिंद निलय कपाट बंद हुए। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन किया, जब हार्ट क्लोज हुआ, जब हार्ट संकुचित हुआ, तब आलिंद निलय कपाट बंद हुआ। आलिंद निलय कपाट बंद होने से एक साउंड आई, वो साउंड है लब की, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो शिथिलन भी होगा यानी कि रिलैक्सेशन भी होगा। जब हार्ट जो है रिलैक्सेशन की स्थिति में आया तो एक वॉल्व बंद हुआ। वो वॉल्व कौन सा था? सेमी ल्यूनर वॉल्व, जिनका अभी मैंने चांद की तरह आपको तस्वीर दिखाई, जो कि आपकी महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के मुहाने पर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर स्थित थे। अर्धचंद्रीय कपाट जिसको बोला गया, वो बंद होने पर डब की साउंड आती है। कैसी साउंड आती है? डब की साउंड आती है। जब अर्धचंद्रीय कपाट बंद होते हैं तो डब की साउंड आती है, और जब आलिंद निलय कपाट जो है बंद होते हैं वो लब की साउंड बनाते हैं, यही साउंड आती है। जब हार्ट शिथिल यानी कि रिलैक्सेशन की स्थिति में आ जाता है तो आलिंद निलय कपाट खुल जाता है। यानी कि आलिंद निलय कपाट कब बंद होता है? जब हार्ट संकुचन की स्थिति में जा रहा था, संकुचित हो रहा था, बंद हो रहा था हार्ट। लेकिन जब हार्ट शिथिल अवस्था में आया, रिलैक्सेशन की स्थिति में आया, खुल गया, और खुले लफ्जों में आप सुन लीजिए, खुल गया, तब वहां पर आलिंद निलय कपाट जो बंद हुआ था वो खुल जाएगा और अर्धचंद्रीय कपाट या सेमी ल्यूनर वॉल्व जो था वो बंद हो जाएगा और डब की साउंड आएगी। यही जो आवाज़ आती है हमारे दिल से वो यही होती है, लब एंड डब की वो साउंड होती है। परिसंचरण के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। परिसंचरण, सर्कुलेशन, इनके प्रकार है, एकल है, डबल है। एकल परिसंचरण जिसको इंग्लिश में सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे, एंड डबल परिसंचरण जिसको इंग्लिश में डबल सर्कुलेशन और हिंदी में द्विपरिसंचरण बोलेंगे। अब ये द्विपरिसंचरण है तो ये भी दो टाइप का है, एक है इनकम्प्लीट, एक है कंप्लीट। यानी इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण और कंप्लीट मतलब पूर्ण। और यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं थ्योरी को, उसके बाद आपको चीज़ें कनेक्ट होंगी। हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने से पहले कितनी बार ब्लड हार्ट में घूम कर जाता है वह परिसंचरण या सर्कुलेशन कहलाता है। यानी कि हमारी बॉडी में जब ब्लड की सप्लाई चल रही होती है तो कितनी बार एक परिपथ या सर्कुलेशन करके ब्लड से घूम करके जाता है ब्लड, ठीक है, तो उसी चीज़ को परिसंचरण या सर्कुलेशन कहा जा रहा है। ये एक बार हो सकता है या दो बार हो सकता है, ठीक है, या तो सर्कुलेशन एक बार होगा या फिर वो दो बार हो सकता है। जो सिंगल सर्कुलेशन है, जो आपका एकल परिसंचरण है, वो हमेशा फिशेस में पाया जाएगा यानी मछलियों में पाया जाएगा। और ये इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा ब्लड होता है, तो इसमें आपका प्योर ब्लड भी है एंड आपका इम्प्योर ब्लड भी है। इसको
अशुद्ध रक्त बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन जो है उपस्थित होती है। लेकिन जो इनकम्प्लीट में जो है आपका इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण जो आपका सर्कुलेशन है, जो कि आपका द्विपरिसंचरण का पार्ट है, उसमें मिक्स्ड ब्लड होता है। और कंप्लीट में आपका प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है, इन दोनों का होता है। जिन इनकम्प्लीट सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि आपका डबल सर्कुलेशन का पार्ट है, जिनके पास 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। ऐसे जीव जिनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, उनमें अपूर्ण सर्कुलेशन होता है। और जो आपका कंप्लीट सर्कुलेशन है, कंप्लीट सर्कुलेशन में आपका जो ह्यूमंस में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड होता है, डॉल्फिन में पाया जाता है, ठीक है, उसमें आपका कंप्लीट सर्कुलेशन होता है। इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से डिटेल में, अच्छे से चित्र के माध्यम से भी आपको समझ में आ सके एंड बढ़िया करके आप वहाँ पर चीज़ें कनेक्ट कर पाएँ, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे आपको कुछ भी समझ में ना आए। और अगर नहीं आया हो अभी भी तो आप कमेंट में आकर के ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में आकर के बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया। लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जितने मेन टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए हैं, और भी 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट वहाँ पर कर देंगे। आप लोग रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो आपको रिवीजन करने में, याद करने में, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।